नमस्कार, मैं आशिक त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पेश है आज का खबरों का पोस्टमार्टम। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गुगामेरी की हत्या जयपुर में उनके घर में घुसकर कर दी गई थी। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी रोहित गोदारा ने ली है, जिसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी जिस रोहित ने ली है उस पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। वो 2022 में फर्जी नाम से पासपोर्ट बनवाकर देश से बाहर भाग गया था। विदेश जाने से पहले बीकानेर के लुकड़सर में वो रहता था। 2019 में चूरू में भीमराव सारण की हत्या के मामले में भी वो मुख्य आरोपी है। इसी रोहित ने गुरुग्राम के बिलासपुर में रहने वाले कारोबारी की नींद उड़ा दी। दरअसल 52 दिन पहले एक कारोबारी से रोहित ने 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी और उसके बाद अब तक वो कई बार फोन कर धमकी दे चुका है। जिस कारोबारी को ये धमकी दी है उसके बेटे की 22 दिसंबर को शादी है, लेकिन पूरा परिवार इस हत्याकांड के बाद डरा सहमा हुआ है। पुलिस भी उनकी सुनवाई नहीं कर रही है, ऐसा उनका आरोप है। रोहित अंडरवर्ल्ड में अब एक बड़ा नाम हो चुका है। इस वजह से वो परिवार दहशत में है, घर से बाहर नहीं निकल रहा है। भारत में सरकार ने जालसाजों पर बड़ी कार्रवाई की है। अवैध निवेश और पार्ट टाइम नौकरी धोखाधड़ी करने वाली 100 से ज्यादा वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया है। यह कार्रवाई हाल हुई है। केंद्रीय मंत्रालय ने कार्रवाई की है। जो संगठित अवैध निवेश और पार्ट टाइम नौकरी की बात कर धोखाधड़ी जिस वेबसाइट से होती थी उनको ब्लॉक कर दिया गया है। सरकार का बयान है कि ये वेबसाइट विदेश में बैठे व्यक्ति चला रहे थे। गृह मंत्रालय की शाखा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने अपने नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट के माध्यम से पिछले सप्ताह संगठित निवेश और कार्य आधारित पार्ट टाइम की नौकरी जैसी बात करके धोखाधड़ी करने वाली वेबसाइट की लिस्ट तैयार की थी, जिनमें से 100 शॉर्टलिस्ट करके ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है। कथित तौर पर यह वेबसाइट लोगों से ठगी कर रही थी। इनके जो कार्रवाई हुई है वो 14C के माध्यम से हुई है। 14C देश में साइबर अपराधों में समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए गृह मंत्रालय के पास एक अधिकार है। आज देश के कई हिस्सों में कुछ हिंदूवादी संगठनों ने शौर्य दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसी को देखते हुए मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान के आसपास हिंदूवादी संगठनों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई, जिसकी वजह से दर्शनार्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ पर हिंदू संगठनों ने दीपदान और जलाभिषेक करने की घोषणा 2 दिन पहले कर दी थी। जन्मस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह के आसपास पुलिस ने नाकेबंदी की है। कई स्तर पर सुरक्षा चक्र लगाए गए, बैरिकेड्स किए गए हैं। सभी जो लोग हैं उनकी तलाशी ली गई है। पुलिस अलर्ट है। संगठनों के जो पदाधिकारी हैं उनको हाउस अरेस्ट किया गया है, दबिश दी गई है। वाहनों को शहर में प्रवेश रोक दिया गया है। बाहर के वाहन शहर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। मसानी चौराहे से डी गेट चौकी, भूतेश्वर चौराहे से केजीएस की ओर, भरतपुर की ओर से और केजीएस की ओर से भी सभी वाहनों को आज रोक दिया गया है। भारत में प्राकृतिक आपदाओं से हुई मौत का आंकड़ा बहुत ज्यादा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की नई रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में प्राकृतिक हादसों की वजह से 8060 लोगों ने जान गंवाई है। जो ये हादसे हैं इनमें हीट स्ट्रोक, बिजली गिरने से, बाढ़ में बह जाने से जो मौत हुई है ये उसका आंकड़ा है। हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें 35% जो मौत है वो केवल बिजली गिरने से हुई है। ये खुलासा एनसीआरबी की एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया में हुआ है। देश में पिछले साल 9.1% एक्सीडेंटल मौत हीट और सनस्ट्रोक से हुई है।
8.9% लोग ठंड से मर गए। इनमें बड़ी उम्र के यानी वृद्ध लोग ज्यादा हैं। 32.1% लोग 60 साल या उससे ज्यादा की उम्र के हैं, जबकि 23.7% जो लोग हैं वो 30 से 45 साल के बीच के हैं। बिजली गिरने से सबसे ज्यादा मौत मध्य प्रदेश में हुई है, फिर बिहार में, फिर उड़ीसा में और उसके बाद उत्तर प्रदेश में हुई है। शहरों की बात करें तो सिर्फ 670 लोग बड़े शहरों में मारे गए हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से है। दिल्ली की सड़कों पर आपको जल्द ही बाइक एम्बुलेंस भी देखने को मिल सकती है। इस सेवा को शुरू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने टेंडर जारी कर दिया है। इसके तहत 16 बाइक एम्बुलेंस की सेवा शाहदरा और उत्तर पूर्व जिलों में शुरू की जानी है। सेवा देने के लिए जो लोग चाहते हैं बाइक एम्बुलेंस अपनी चलानी चाहते हैं वो 11 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कोरोना महामारी से पहले इस योजना को दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया था, लेकिन कई कारणों से ये सुविधा शुरू नहीं हो पाई। इस सेवा के शुरू करने के बाद भीड़भाड़ वाले इलाकों में अस्पताल ले जाने के लिए सुविधा मिल जाएगी। संकरी गलियों में भी आसानी से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एम्बुलेंस अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। एम्स भी मिशन दिल्ली योजना के तहत दिल्ली के जो मरीज हैं, खासकर हार्ट के जो पेशेंट हैं, उनके लिए बाइक एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। यह खुलासा भी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में किया गया है। क्राइम इन इंडिया 2022 शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल भारत में 28,522 हत्या के मामले दर्ज किए गए, जिससे साफ है कि हर दिन करीब 78 लोगों की हत्या हुई है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में 29,772, 2020 में 29,193 लोगों की हत्या की गई थी। पिछले साल उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 3,491 रिपोर्ट दर्ज की गई, बिहार में 2,930, महाराष्ट्र में 2,995, मध्य प्रदेश में 1,978 और राजस्थान में 1,838 मामले हत्या के दर्ज हुए। केंद्र शासित राज्यों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2022 में हत्या के 509 मामले दर्ज किए गए। जम्मू कश्मीर में 99, पांडिचेरी में 30, चंडीगढ़ में 18, दादरा नगर हवेली में 16, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 7, लद्दाख में 5 और लक्षद्वीप में 1 भी मामला दर्ज है। उम्र की बात अगर हम करें तो जिन लोगों की हत्या हुई है उनमें 95.4% लोग व्यस्त थे। एनसीआरबी के मुताबिक कुल हत्या पीड़ितों में से 8,125 महिलाएं और 9 थर्ड जेंडर के व्यक्ति थे। लगभग 70% पुरुष थे। सवाल यह है कि हत्याओं के पीछे कारण क्या है। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा जो हत्याएं हुई है वो आपसी विवाद में हुई है, निजी रंजिश में हुई है, राजनीतिक कारण है, ऑनर किलिंग है, इन सब में ये हत्याएं की गई। 3 राज्यों के चुनाव के बाद देश में राजनीति तेजी से बदल रही है। भाजपा इंडिया गठबंधन पर लगातार ये सवाल उठाती रही है कि इस गठबंधन की अगुवाई कौन करेगा, नेतृत्व कौन करेगा। इसे वो बिल की बात बताती है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री की विपक्ष के चेहरे पर बात की है। संजय राउत कहता है कि इंडिया गठबंधन है, यह तानाशाही से चलने वाला गठबंधन नहीं है। पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में जब इंडिया यानी कि भारत मिलकर चलता था तो इस विषय पर चर्चा की जाती थी, जो अब नहीं होती। संजय राउत का कहना है कि उद्धव ठाकरे को विपक्ष में नेतृत्व देना चाहिए, मोदी के मुकाबले प्रधानमंत्री पद पर उतारना चाहिए, क्योंकि ठाकरे एक हिंदुवादी और राष्ट्रवादी चेहरा है। संजय राउत ने बताया कि इंडिया गठबंधन की अगली बैठक 16 से 18 दिसंबर के बीच कभी भी हो सकती है, जिस पर प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर चर्चा होगी और तब ये लोग यानी कि शिवसेना के लोग उद्धव ठाकरे का नाम आगे बढ़ाएंगे। ये था आज का खबरों का पोस्टमार्टम। आज के लिए बस इतना ही। देश में जो चल रहा है, प्रदेश में चल रहा है, गाजियाबाद में चल रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल और विस्तृत रूप से जानकारी अगर आप चाहते हैं तो पढ़िए यूट्यूब समाचार। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।